राइट जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेसन। कल हमने कलेक्ट रिक्वायरमेंट का प्रोसेस एक्चुअली मेजर पार्ट कवर कर लिया था, लेकिन उसमें मैंने टूल्स एंड टेक्निक्स आपको जो है वो नहीं करवाई थी, और मैंने कहा था कि मैं टूल्स एंड टेक्निक्स बाद में करवाता हूँ। कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स का जो मेन पर्पस है वो ये है कि हम अपनी तमाम प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स को एक दफ़ा नोट डाउन कर लें, उसको डॉक्यूमेंट कर लें, और वो डॉक्यूमेंट हम इस तरह करें कि हम उन रिक्वायरमेंट्स का एक ट्रैक भी रख सकें। एक बात। दूसरी बात, जब वो डॉक्यूमेंट हो जाएं तो हम उनको प्रायोरिटाइज करते हैं इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। आवर प्रायोरिटी, और प्रायोरिटी वो कहाँ से ड्राइव होती है? वो होती है जो प्रोजेक्ट के बिजनेस केस के ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको सामने रखते हुए हम अपनी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स को एनलिस्ट करते हैं और उनको प्रायोरिटाइज करते हैं। इस सिलसिले में हमने ये देखा था कि समटाइम्स इस वक्त एट दिस स्टेज जब आप रिक्वायरमेंट्स गैदर कर रहे होते हो, एज वेल एज आफ्टरवर्ड्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोजेक्ट, आपको नई रिक्वायरमेंट्स आती रहती हैं और वो रिक्वायरमेंट्स के अंदर या चेंजेस आती रहती है। और हमने ये कहा था कि यार जब भी कोई नई रिक्वायरमेंट आएगी, वी विल एवेलुएट दैट रिक्वायरमेंट विद द स्कोप स्टेटमेंट, विद द ऑब्वियसली अभी तक स्कोप स्टेटमेंट हमारी फर्स्ट पास में नहीं बनी, लेकिन जब हम पीछे जाएंगे, जब हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा तो उस वक्त तक स्कोप स्टेटमेंट बन चुकी होगी। तो हम स्कोप स्टेटमेंट से भी उसको कंपेयर करेंगे और प्रोजेक्ट चार्टर के साथ भी कंपेयर करेंगे, एंड देन बिजनेस केस के साथ भी हम देखेंगे वो अलाइंड है या नहीं है। अच्छा, ये हमने रिजॉल्विंग कंपीटिंग रिक्वायरमेंट्स के बारे में कुछ बातें देखी थी और एग्जांपल्स भी चेक की थी। नाउ आज का जो हमारा पार्ट है वो हम एक तो इसके मेजर जो दो आउटपुट्स हैं इस प्रोसेस के, एक है मेरे पास रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन, और दूसरा मेरे पास मेजर आउटपुट आता है वो है रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। ये दो चीज़ें हैं। रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स के बारे में मैंने कल आपको काफ़ी हद तक डिटेल में कवर कर दिया था, ऑल्दो आई स्टार्टेड विद द पॉइंट कि जी मैं अभी आपको सरसरी बताऊंगा, लेकिन मैंने उसके मेजर पार्ट सारे कवर कर ही दिए थे। तो रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स इसका एक आउटपुट है और रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन दूसरा आउटपुट है। अच्छा, और अभी हमारा अलबत्ता कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स के जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं कि हम रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट कैसे करते हैं, हमने इनपुट्स तो देख लिए और अभी आउटपुट्स भी देखेंगे, और उस प्रोसेस के अंदर जो स्टेप्स फॉलो होते हैं रिक्वायरमेंट को गैदर करने के लिए हमने वो भी देख लिया है। रिक्वायरमेंट गैदर कैसे करनी है, उनको बैलेंस कैसे करना है, और उसके बाद उनको प्रायोरिटाइज कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। अब आज हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे आउटपुट से, और देन आई गो बैक और मैं आपको वो टूल्स एंड टेक्निक्स एक दफ़ा जल्दी से सारे दिखाऊंगा। ये लंबी चौड़ी लिस्ट है टूल्स एंड टेक्निक्स ही, लेकिन अगर आपको उसकी बेसिक लॉजिक पता है तो आप बड़े आराम से उसको भी समझ लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द आउटपुट। फर्स्ट आउटपुट, जैसे मैंने कहा, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन है। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये है कि मैंने एक प्रोजेक्ट है मेरा जिसमें मेरे हंड्रेड्स ऑफ स्टेक होल्डर्स हैं। लाइक बड़े प्रोजेक्ट्स पे आपके स्टेक होल्डर का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, और उस हर स्टेक होल्डर की फिर अपनी मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और आपने देखा था कल, कुछ रिक्वायरमेंट्स वो क्वालिटी से रिलेटेड होंगी, कुछ रिक्वायरमेंट्स स्कोप से रिलेटेड होंगी। स्कोप से यहाँ पे मुराद प्रोडक्ट का स्कोप भी है और प्रोजेक्ट का स्कोप भी है, इसके बारे में हमने कल बात की थी बड़ी डिटेल में। तो प्रोडक्ट का स्कोप से रिलेटेड भी होंगी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड भी होंगी। उसके बाद कोई लीगल या रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं, या कंप्लायंस से रिलेटेड सेफ्टी के कोई प्रोसीजर उससे रिलेटेड भी हो सकती हैं। टेक्निकल रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, फंक्शनल ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। सो इस तरह मल्टीपल, इवन कम्युनिकेशन की रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। मुझे हर 15 दिन बाद आपने फलां चीज़ पे अपडेट करना है और इस फॉर्मेट में करना है और पाई चार्ट बना के करना है, या आपने इस तरह मुझे टेबुलर फॉर्म में डाटा भेजना है या डिस्क्रिप्शन देनी है साथ में, वट। सो ये सारी रिक्वायरमेंट्स आप अगर इनको देखें तो ये बहुत बड़ा नंबर बन जाता है। और बाज दफ़ा तो सिंपली एक प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ अगर मैं टेक्निकल और फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की बात करूँ ना, तो इसके मल्टीपल वॉल्यूम्स बन जाएंगे कि जो चीज़ बने उसके अंदर ये वाला फीचर हो। लाइक अगर आप सोचें तो हम उसमें देखते हैं कि वो इतने वोल्ट पे भी ऑपरेट कर सकता हो, इतने वोल्ट पे भी हो, बैकअप सप्लाई इतने पे चलता हो, इतना टेम्परेचर पे काम करता हो, वगैरह वगैरह। मतलब ये अभी उसके फंक्शंस की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो उसकी इक्विपमेंट की अदरवाइज एनवायरनमेंट है जिसमें उसने ऑपरेट करना है, या उसके लिए जो प्री रिक्विजिट्स हैं, जो सप्लाई होगी वो क्या होगी, इस सिर्फ इस स्पेस पे भी हमारे पास बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स बन जाती हैं। सो एनीवेज, इन सारी रिक्वायरमेंट्स को वी वुड लाइक कि हम इस तरह डॉक्यूमेंट करें कि हम उनको प्रायोरिटी वाइज लिखें। एक तो ये है प्रायोरिटाइज कर लें, और दूसरा ये कि फिर मैं उनका कोई ट्रैक रख सकूं। ट्रैक रखने के लिए इसका जो दूसरा आउटपुट है वो रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स है। अच्छा, अब एक बात एट दिस स्टेज, अगेन जो लोग रिकॉर्डिंग भी सुनेंगे बाद में उनके लिए भी है कि
हम जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं वो हम एग्जाम पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आपके माइंड में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एट अ टाइम, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स अपने जहन में एक दफा जरूर लाएं। मसलन अगर मेरा प्रोजेक्ट छोटे साइज का है, जैसे कि हम लोग जो जनरली प्रोजेक्ट करते हैं वो कोई बहुत बड़े नहीं होते, आइदर दे आर स्मॉल और मीडियम साइज प्रोजेक्ट। अगर आपका प्रोजेक्ट किसी एक शहर के अंदर अंदर ही ऑपरेट कर रहा है, चाहे उसमें 50 60 100 लोगों की टीम है, बट स्टिल इट्स अ मीडियम साइज प्रोजेक्ट। अच्छा, अगर इस तरह का प्रोजेक्ट है तो आपकी रिक्वायरमेंट शायद उस तरह की उतनी ज़्यादा डिटेल नहीं होगी। एक सिनेरियो ये है। एक और मैं देखता हूँ सिनेरियो, अगर मेरा प्रोजेक्ट लेट्स से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड मुझे रिक्वायरमेंट्स कैसे मिलती हैं उसमें अगर आप सोचें, मुझे लेट्स से मेरा एक ऑफिस है और चले मेरी यूनिवर्सिटी है और उस यूनिवर्सिटी का मैंने जो एडमिशन सिस्टम है वो एडमिशन सिस्टम ऑटोमेट करना है। ये मेरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक प्रोजेक्ट आया है। अब उसमें जो काउंट लाइक क्या क्या अगर मैं स्टेप्स हैं, वो इनिशियल एप्लीकेशंस का आना, दैट मीन्स ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकें, फिर उन एप्लीकेशन के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स हमें भेजे जाएंगे उनकी कोई स्क्रूटनी करेगा। अब मुझे इसका मतलब है, ये जो एडमिशन डिपार्टमेंट है वहाँ पे जो लोग सारी डिग्री सर्टिफिकेट्स वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं, मैं उनसे पूछूंगा, सॉरी ये स्क्रूटनी, मैं वो उनसे पूछूंगा कि आप कैसे स्क्रूटनाइज करते हैं। तो मुझे शायद उनके दफ्तर में जाके उन लोगों के साथ मिलना पड़े, नीचे जो क्लर्क बैठे हुए हैं जो ये काम कर रहे होंगे। अच्छा, जब स्क्रूटनाइज हो जाता है तो उसके बाद जाहिर है एडमिशन डिपार्टमेंट के वो कोई रिपोर्ट देते होंगे अपने किसी मैनेजर को, और वो मैनेजर जो है वो उसको गो हेड देता होगा कि ठीक है यार, ये वाले डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमारा क्राइटेरिया मीट करते हैं, इन इन लोगों की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दो। अच्छा, या फिर ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो उनको कांटेक्ट करो। अच्छा, जब ये हो जाता है तो फिर हम कहते हैं यार इनिशियली आपका ये हो गया, अब आपका पहला चीज खत्म होगी, अब आपका टेस्ट होगा। अब ये किस तरह हम उनको इंटीमेट करेंगे, कोई नोटिफिकेशन जाएगा या ऑनलाइन उनका स्टेटस जाएगा, क्या होगा? ठीक है, तो मैं ये बात करूंगा। फिर टेस्ट जब आएगा तो टेस्ट के रिजल्ट वाले के साथ हम एग्जाम डिपार्टमेंट में भी उनसे हमें जाके इंटरव्यू करना पड़ेगा या पूछना पड़ेगा कि भाई टेस्ट की डिटेल्स आप क्या क्या देते हैं, कोई रोल नंबर होता है और कोई इंस्ट्रक्शंस आप देते हैं, तो वो हम ऑनलाइन चाहते हैं कि हर बंदा जो जब ये एडमिशन ले रहा हो तो अपनी प्रोफाइल में उसको ये सारी चीजें हैं, तो हम ये कैसे करेंगे। फिर ऑब्वियसली अगर वो टेस्ट भी हो जाता है फिर हम इंटरव्यू की कॉल देंगे, वो कैसे होगा? इंटरव्यू के बाद आपने कुछ फी पे करनी होगी। अब इसका मतलब मुझे अकाउंट डिपार्टमेंट्स में भी जाना पड़ेगा कि भाई आप वो इनवॉइस कैसे जनरेट करते हो और वो ऑनलाइन कैसे पेमेंट करें एंड सो ऑन। सो अब आप देखें कि ये मैंने सिंपली को बड़ी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, ये बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है एक, और इसके लिए मुझे कितने लोगों से मिलना पड़ रहा है, कितने वर्कर से नीचे और मैनेजरियल लेवल पे मिलना पड़ रहा है, बहुत सारे पॉलिसी डिसीजन मुझे टॉप मैनेजमेंट की तरफ से मिलेंगे, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो मुझे देखनी होंगी। ऑब्वियसली इस सिस्टम की सिक्योरिटी है और सिक्रेसी है और इस तरह के मैटर्स है, वो तो है ही है। अच्छा, अब आपने जब भी ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे हैं, तो आप ना कोई भी प्रोसेस, ये तो अभी रिक्वायरमेंट गैदरिंग का बता रहा हूँ, तो आपने इसको इस एंगल से देखना है। फिर अपने आप को थोड़ा बड़े प्रोजेक्ट पे लेके जाएं। बड़े प्रोजेक्ट पे आपका सिनेरियो ये होगा कि लाइक सी पैक लेवल का प्रोजेक्ट है और उसमें आप सोचें कि आपका कितने यूजर्स होंगे और मल्टीनेशनल इसके अंदर स्टेक होल्डर इन्वॉल्व होंगे, कितनी गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व होंगी, लोकल गवर्नमेंट है, प्रोविजनल गवर्नमेंट है, और फेडरल गवर्नमेंट है, चाइना की भी इसी तरह कुछ गवर्नमेंट्स होंगी, कोई इंटरनेशनल दो कंट्रीज के दरमियान कोई रेगुलेशंस का कोई इसके अंदर इम्प्लीकेशंस होंगी एंड सो ऑन। अच्छा, अब ये जो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए भी जाहिर है रिक्वायरमेंट्स हमें इनका ट्रैक रखना और इनको लिखना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और सिनेरियो है, उसमें क्या हो सकता है कि जी एक कस्टमर है, उस कस्टमर ने बहुत वो स्मार्ट कस्टमर है, उसने अपनी तमाम रिक्वायरमेंट आपको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख के दे दी हुई, बड़ी डिटेल में उसने कोई 400 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट आपको दिया कि मेरी तमाम रिक्वायरमेंट इस तरह, और उसमें उसने चैप्टर वाइज लिखा हुआ है जी कि क्वालिटी की ये रिक्वायरमेंट्स हैं, लीगल ये रिक्वायरमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिलेटेड ये रिक्वायरमेंट है, रिपोर्टिंग से रिलेटेड ये एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। अब मैं मोस्ट ऑफ द थिंग जो कस्टमर की तरफ से रिक्वायरमेंट है वो तो मुझे ऑलरेडी बनी बनाई आई, हाँ मुझे किसी रिक्वायरमेंट पे डाउट होगा, क्लैरिटी लेनी होगी तो वो मैं पूछूंगा। बट मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी तो मेरा एक स्पॉन्सर होगा, एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई रिक्वायरमेंट हो सकती है, स्पॉन्सर से रिलेटेड कोई हो सकती है एंड सो ऑन। सो मैं इन दोनों रिक्वायरमेंट्स को मिक्स करके अपना एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन बनाऊंगा। सो आपने अपने माइंड में ना मल्टीपल सिनेरियोज लिखने हैं कि यार अगर कस्टमर का ये प्रोजेक्ट जो है वो कस्टमर
के लिए मैं बना रहा हूँ तो क्या सीन है, अगर ये मैं प्रोजेक्ट अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहा हूँ तो क्या है, अगर ये छोटे साइज का प्रोजेक्ट है तो क्या है, अगर ये बड़े साइज का प्रोजेक्ट है तो कैसा होगा। ये आपने खुद इन्विजन करना है। मैं मतलब ऑल द टाइम हर प्रोसेस के साथ इस तरह एग्जांपल्स देने बैठूंगा तो हम 4-5 महीने में ये काम खत्म कर सकेंगे, ठीक है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आपने इसको एक्टिवली खुद कंसीडर किया करें, सोचा करें, कि इसलिए रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है कि बाद में जब आप कर रहे होते हैं क्लास में तो ज़ाहिर है मैं जिस पेस पे चलूंगा आप उसी पे साथ साथ दौड़ते रहेंगे, बट उसके बाद आप डिटेल में ज़रा इन चीज़ों को ज़रूर इन्विजन कर अपने माइंड में सोचें कि यार अच्छा इस किस्म का प्रोजेक्ट था तो क्या होगा, मैं जिस किस्म का करता हूँ उसमें क्या होगा, कोई बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स जो मैंने सुने हुए हैं तो क्या होगा, एक और सिनेरियो उसमें। और ये मैं आपको 2-3 दफा बता चुका हूँ और 1 या 2 दफा मैं और रिपीट जरूर करूंगा ताकि आपके माइंड में ये बात पक्की जो है ना वो आ जाए। वो क्या है कि समटाइम्स आपको वो, बल्कि मैं उस पर जाता हूँ, ठहरिएगा, सॉरी, मैंने जो हमारा, एक मिनट सॉरी, ये वो प्लानिंग का वो प्रोसेस चार्ट है जिसके बारे में मैं बार बार आपसे कहता रहता हूँ कि भाई आपने इसको लाजमी याद रखना है। वो इसलिए याद रखना है कि इसकी अंडरस्टैंडिंग से ही आप बाकी तमाम प्रोसेसेस समझ सकेंगे। आज मैं 5-10 मिनट इस पे फिर मतलब इस प्रोसेस इस पे नहीं इन बातों पे लगाऊंगा और उसके बाद आई बी वेरी क्विक नाउ। और उसमें आई वुड रिक्वेस्ट कि आपने लाजमी फॉलो करना है और मेरे साथ साथ चलना है। मैंने आपको प्लानिंग के अंदर बताया था कि फर्स्ट टाइम जब प्रोजेक्ट इनिशिएट होता है, फर्स्ट टाइम इनिशिएट होने के बाद चार्टर बन जाता है और हम स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद हम प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप में आते हैं। और प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप में क्या होता है, पहली बात जो हमें पता होनी चाहिए वो है, हमें ये पता हो कि हमारा डेवलपमेंट अप्रोच क्या होगी, एजाइल होगी या प्लान ड्रिवन होगी। प्लान ड्रिवन में आपने प्लानिंग करनी है तो राइट फ्रॉम द अप फ्रंट आपको पूरे का पूरा प्रोजेक्ट प्लान करना है। और अगर आपकी ये डेवलपमेंट अप्रोच चेंज ड्रिवन है तो आपने छोटे छोटी आइटरेशंस में ऑब्वियसली करना है। तो ये हमें जानना ज़रूरी है आगे प्रोसीड करने से पहले कि यार हमारी डेवलपमेंट अप्रोच क्या होगी। नंबर 2, हमारे लाइफ साइकिल क्या होगा प्रोजेक्ट का, क्या क्या मराहल से प्रोजेक्ट गुजरेगा। लाइक अगर मुझे कंस्ट्रक्शन करनी है तो कौन कौन से स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, अगर मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करनी है तो कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। सो ये आ जाएगा। फिर हम कहेंगे कि यार अब तमाम नॉलेज एरियाज के इंटीग्रेशन तो ऊपर है, उसके नीचे जितने भी नॉलेज एरियाज हैं, 9 नॉलेज एरियाज के एंड चेंज मैनेजमेंट का या कॉन्फ़िगरेशन का अगर अगर हम बना सकते हैं, बट अदरवाइज 9 नॉलेज एरियाज के हाउ टू प्लान वाला पार्ट हमने करना है। क्योंकि हाउ टू प्लान जब तक नहीं किया तो प्लानिंग के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हैं हम वो नहीं कर सकेंगे। प्लानिंग के अंदर क्या क्या प्रोसेसेस हैं, स्कोप के अंदर हमने पढ़ा 2 प्रोसेस हैं। पहला प्रोसेस हमने अभी जो पढ़ा है वो है कलेक्ट रिक्वायरमेंट का। तो रिक्वायरमेंट कैसे करनी है ये प्लानिंग का पार्ट है, रिक्वायरमेंट कैसे गैदर करनी है ये प्लानिंग का पार्ट है, उसके बाद अपना स्कोप कैसे डिफाइन करना है ये भी प्लानिंग का पार्ट है। उसके बाद इसके लिए आपको ये जो मैं बातें बता रहा हूँ इसके लिए वो चार्ट क्लियर होना ज़रूरी है कि प्लानिंग के अंदर क्या कुछ आता है, एग्जीक्यूटिंग के अंदर क्या कुछ आता है और मॉनिटरिंग। सो ये सारा प्लानिंग का पार्ट है। तो मुझे हाउ टू प्लान के बारे में आई शुड बी वेरी क्लियर, तभी मैं ये प्लानिंग कर सकूंगा। जब ये मुझे हाउ टू प्लान पता चल जाता है तो स्कोप का भी हाउ टू प्लान वाले सारे प्रोसेस क्लियर है, टाइम के भी क्लियर हैं, क्वालिटी के भी क्लियर हैं, रिस्क है, तो मैं कम से कम प्लानिंग के तमाम प्रोसेसेस पे काम कर सकता हूँ। अब मैं आता हूँ कि अच्छा ठीक है मैं रिक्वायरमेंट्स गैदर करता हूँ और जब मेरे पास रिक्वायरमेंट गैदर हो जाएंगी तो फिर उससे मैं स्कोप स्टेटमेंट बनाऊंगा। और ये दोनों टॉपिक ऑब्वियसली ये अभी हमने पढ़ लिया और डिफाइन स्कोप वाला आज हम करेंगे। फिर जब मेरे पास स्कोप आ जाता है, स्कोप स्टेटमेंट आ जाती है, तो मैं ये देखता हूँ कि यार इसमें से कौन सी चीज़ मैं खुद बना सकूंगा और कौन सा मुझे परचेज करना है। बाकी डिटेल्स मैं अभी खुद स्किप कर रहा हूँ। और फिर मैं अपनी एक प्लानिंग टीम बनाऊंगा और उसको मैं कहूँगा कि यार जो जो चीज़ें हमने खुद बनानी है ना वो ज़रा ब्रेक डाउन करें, क्योंकि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ एवरीथिंग। मैं तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक्सपर्ट हूँ, तो मुझे जाहिर है अगर कोई वेबसाइट बनानी है तो वो कैसे बनेगी मुझे नहीं पता। कुछ इसमें जैसे अकाउंटिंग के कुछ प्रोसीजर हैं तो उसके लिए अकाउंटेंट से रिलेटेड लोग मुझे चाहिए होंगे, वो मुझे बताएंगे कि यार इसके अंदर ये सब पार्ट, जैसे अभी मैंने आपको वो बताया था कि आप फलान एग्जाम डिपार्टमेंट में जाएंगे और उस डिपार्टमेंट में जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है। अच्छा जस्ट गिव मी अ ब्रेक ऑफ 1 मिनट प्लीज, सॉरी।
आई एम सॉरी। ओके, सो जब वो फिर WBS बनता है और WBS के बाद हम आगे WBS डिक्शनरी एंड सो ऑन। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि फर्स्ट टाइम जब हम ये प्लानिंग कर रहे हैं, सारी प्लानिंग, हम अभी तक हमारा प्लान फाइनल नहीं हुआ। जब प्लान फाइनल होने का मतलब क्या है कि वो प्लान जो ओवरऑल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है, जिसके अंदर तमाम प्लान्स एंड बेसलाइन शामिल है, वो अभी लॉक नहीं हुई है, हम इसको ओपन रखते हैं। और जाहिर है अभी एट दिस स्टेज ना मेरे पास रिस्क रजिस्टर बना है। एट दिस स्टेज जब मैं ये बना रहा हूँ ना, मेरे पास लेट्स से अगर मैं ये रिक्वायरमेंट्स गैदर कर रहा हूँ, तो अभी स्कोप स्टेटमेंट नहीं बनी। स्कोप स्टेटमेंट में बाद में बनना है, WBS ने उससे भी बाद में बनना है, और स्केजुअल मैनेजमेंट प्लान लेट्स से या स्केजुअल जो है वो उससे भी बाद में बनना है। बट होता यह है कि जब मेरा ये प्लान फाइनल हो जाएगा, फाइनल होने के बाद ये लॉक हो जाएगा और ये अप्रूव हो जाएगा, तो उसके बाद प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिंग में चला जाएगा। अब एग्जीक्यूटिंग के अंदर समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास नई रिक्वायरमेंट आ गई, या कुछ हिस्से जो आपने प्लान नहीं किए थे अब आप प्लान करने चाह रहे हैं 6 महीने बाद से। अब उस केस में जैसे ही 6 महीने बाद कहते हैं, लेट्स से मैं 6 महीने बाद, एक बात मैंने ऐसे अधूरी छोड़ी थी उस वक्त कि यार इसके बारे में हम फर्दर, ये जो एक बिल्डिंग ब्लॉक है इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। अब वो बाद वाला टाइम आ गया और अब मैंने इसको ब्रेक डाउन किया। तो जैसे मैंने ब्रेक डाउन किया तो इसके बारे में कुछ रिक्वायरमेंट्स मुझे पता चली। अब ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं ऑब्वियसली मैं वापस आऊंगा यहाँ पे। अब रिक्वायरमेंट्स जो हैं इनको मैं रिवाइज करूंगा ऑब्वियसली इनको इंक्लूड करने के लिए। अच्छा, और फिर मैं अपनी स्कोप स्टेटमेंट भी चेंज करूंगा और उससे रिलेटेड WBS भी। यहाँ पे जो मेरे इनपुट्स आ रहे हैं, अब मेरे पास पूरे का पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान एंड बेसलाइंस, वो सारी की सारी इनपुट पे आ सकती हैं। ठीक है, सो दैट मीन्स कि अगर आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है इनपुट पे एट दिस स्टेज कि आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान एज एन इनपुट आया है, और आपको पता है कि फर्स्ट टाइम तो अभी प्लान बना ही नहीं है, तो ये इनपुट पे कैसे आ गया? तो ये आपने खुद एवेलुएट करना है कि गिवन, और ये एग्जाम क्वेश्चन के अंदर भी कि यार इस वक्त गिवन क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या गिवन क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि फर्स्ट टाइम प्लान हो रहा है, लाइक इस तरह की स्टेटमेंट है दैट यू हैव कंप्लीटेड और इनिशिएटेड द प्रोजेक्ट एंड एंटर्ड इनटू द प्लानिंग फेज या प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप या व्हाटएवर, एंड यू आर करंटली प्लानिंग, तो इसका मतलब ये है कि ये पहली दफा प्लान हो रहा है। और अगर इस तरह है कि यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट और उसमें इतना मंथ हो चुके हुए हैं, और ड्यूरिंग दैट यू रियलाइज कि जी आपका एक प्लानिंग का हिस्सा जो है वो आप फर्दर एलाबोरेट करते हो और उसके वजह से कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐड होती हैं। अब इसका मतलब, ये जो दूसरा सिनेरियो मैंने बोला, इसका मतलब ये है कि प्लान फाइनल हो चुका है और अब उसी प्रोसेस के इनपुट पे कुछ और चीजें आएंगी, और उसमें मेरा अप्रूव मैनेजमेंट प्लान होगा ऑलरेडी, उसमें अप्रूव बेसलाइंस होंगी ऑलरेडी, उसमें ये जो हमने रिस्क रजिस्टर बनाया हुआ है वो होगा। फर्स्ट टाइम ऐसी चीजें नहीं होंगी। तो ये आपने हमेशा कोई भी प्रोसेस पढ़ते हुए जरूर इस चीज को देखना है कि यार ये फर्स्ट टाइम हो रहा है या ये हम पहले भी कर चुके हैं, मतलब ये प्रोसेस जो है एग्जीक्यूटिंग के दौरान हम कर रहे हैं। ओके, सो हमने देखा रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन की बात की कि रिक्वायरमेंट के अंदर मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स ज़रा हर प्रोजेक्ट की, जैसे मैंने आपको 4-5 डिफरेंट सिनेरियो बताए, आपका रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन डिफरेंट हो सकती है। बट एक चीज लाजमी हर रिक्वायरमेंट के अंदर होनी चाहिए, और वो है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर आपने क्लियरली डिफाइन कर लिया कि मेरा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होगा, तो आप बहुत सारे इश्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट से बच जाते हैं, बहुत सारे रीवर्क से बच जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि यार एक वेग टर्म बात करता हूँ कि यार हमारे इसकी ना फिनिशिंग प्रोजेक्ट के अंदर शामिल है। नो, फिनिशिंग में क्या कुछ आएगा? आप कब कहेंगे कि यार ये फिनिशिंग हो गई है? हाउ वुड यू चेक दिस थिंग? आपका ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये क्लियरली स्टेटेड है कि हम फिनिशिंग तब समझेंगे हो गई जब के ये 2 3 4 5 काम हो गए, तो हम समझेंगे कि फिनिशिंग अचीव हो गया है। तो उससे क्या फायदा होता है कि आखिर पे जो भी रिक्वायरमेंट को, जिसकी भी आपने रिक्वायरमेंट मीट की है, आप उसको दिखाते हो जी ये देख ले हमने कर लिया है। तो फिर आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट वहां पे राइज नहीं होता, बिकॉज आपने पहले ही क्लियरली क्लियरली डिफाइन किया हुआ कि भाई ऐसा होगा, तो ये जो है मैं इसको कंसीडर समझूंगा कि मेरी रिक्वायरमेंट मीट हुई है। अगर ऐसा ना हुआ, आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस एज कंप्लीटेड रिक्वायरमेंट। ठीक है, सो ये आपने रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन में लाजमी लिखना है कि वो क्या चीज है, और हाउ वुड यू गेज और मेजर द कंप्लीशन और सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ योर रिक्वायरमेंट। वो जो भी रिक्वायरमेंट आपकी मीट हो रही है उसकी बात हो रही है। अच्छा, अब
दूसरी बात, जैसे मैंने अभी कहा कि रिक्वायरमेंट के अंदर दो तीन मसले आते हैं। एक तो ये कि रिक्वायरमेंट मिस हो सकती है, एक ये है कि रिक्वायरमेंट मिस नहीं होती, लिखी जरूर जाती है पर स्किप नहीं हुई, आपने लिखा तो है लेकिन उसके बारे में डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है। कस्टमर या जिस बंदे ने वो रिक्वायरमेंट दी उसके माइंड में कुछ और था और आपके माइंड में कुछ और उसका इमेज है। इट्स ऑलवेज गुड टू नो कि यार आप कैसे कहेंगे। जैसे अभी मैंने कहा, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया अपना जरूर आप डिफाइन करेंगे। एक और है कि रिक्वायरमेंट के अंदर कुछ ना कुछ कमी बेशी होते जाती है। ये जो कमी बेशी है जिसके बारे में हमने स्कोप क्रीप की बात की, वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है। एक आखिरी बात, रिक्वायरमेंट को ट्रैक रखना होता है। जैसे मैंने आपको कल एक एग्जांपल दी थी कि मैंने अपनी फर्म को, एक एक बिजनेस है वो मैं नया खड़ा कर रहा हूँ, ये मेरा प्रोजेक्ट ये है कि एक नया स्कूल बनाना है। और उस स्कूल में हमने इनिशियली कहा कि हम इस स्कूल को रजिस्टर करवाएंगे। और रजिस्टर कराने का जब मैं जाता हूँ तो वहाँ पे वो मुझे 4-5 रिक्वायरमेंट्स और पता चलती हैं। जब मैं इस चीज़ को एक्सप्लोर करता हूँ तो मुझे 4-5 चीज़ें और आती हैं। नंबर 1, आप जिस बिल्डिंग या जो स्कूल बिल्डिंग है उसका कुछ एड्रेस होना चाहिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कम से कम वो इतना एरिया की होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। वो कमर्शियल एरिया में हो या रेजिडेंशियल में ना हो, एंड सो ऑन। इस तरह की कुछ बातें वो कह देता है। अब ये मेरे पास नई रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं और मैंने इनको भी अपनी रिक्वायरमेंट में ऐड किया। अब इस तरह मैं करता रहता हूँ। अभी रिक्वायरमेंट फाइनल हो रही है 15-20 दिन, और मल्टीपल डिस्कशन एंड ऑप्शन हम ऊपर नीचे कर रहे हैं। और उसके बाद या प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हैं और आखिर पे हम जब एग्जीक्यूटिंग में जाते हैं वहां हम कहते हैं कि यार इट्स टू अर्ली, हम अभी अपनी ना ये नई बिल्डिंग नहीं लेते हैं, हम एक अपने छोटे से घर में रेंट पे लेके वो काम शुरू कर देते हैं। विल स्टार्ट विद द मॉन्टेसरी सेक्शन फर्स्ट, और अगर ये स्कूल चलता है तो फिर विल प्रोसीड फर्दर। अब मैं ये रिक्वायरमेंट खत्म कर दूं और ये जो बाकी चीजें हैं उनको मैं वैसे ही रखूं, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस। ये जो 3-4 रिक्वायरमेंट्स थी ये तो इस बेस पे थी या इस अजम्पशन पे थी कि हम ये घर ले रहे हैं, सॉरी एक नई बिल्डिंग अपनी स्कूल की बना रहे हैं। जब ये नहीं रही तो ये भी नहीं रहेगी। तो इस तरह आप सोचें कि जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसने 3-4 साल चलना है, उस प्रोजेक्ट के ऊपर क्या होता होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अ ट्रैक ऑफ दिस। सो अब हम आते हैं आगे। जो मेरे पास जैसे मैंने कहा कि हम अपनी रिक्वायरमेंट जब लिखते हैं तो ये एक गो में रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप अभी अपना कोई प्रोजेक्ट करें तो वो रिक्वायरमेंट आहिस्ता आहिस्ता आइटरेट होती रहती है। जैसे हमने प्लानिंग में भी पढ़ा कि आप वो आगे जाते हैं और वापस रिस्क मैनेजमेंट पे जाते हैं और फिर वापस आके फिर उसको ऐड करते हैं, फिर आपस में आप कस्टमर से मिलते हैं, आप दूसरे यूजर से मिलते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं और रिक्वायरमेंट गैदर करते रहते हैं। और ये हम रिक्वायरमेंट्स उस वक्त तक रिफाइन करते रहते हैं कि जब तक क्लियर, कंप्लीट एंड मेजरेबल अनएम्बिगुअस किस्म की रिक्वायरमेंट्स हमारे पास आ जाए। अगर ये रिक्वायरमेंट्स नहीं आई तो दैट मीन्स कि हमने खुद ही प्रोजेक्ट के स्टार्ट में ये चीज तय कर ली है कि हमारा प्रोजेक्ट ना टाइम पे होना है, ना बजट पे कंप्लीट होना है, और ना हमारा प्रोजेक्ट जो है वो ना हमारा प्रोजेक्ट, यार ये क्या हो रहा है, अच्छा सॉरी, ना हमारा प्रोजेक्ट उस पे कंप्लीट होगा, लाइक कॉन्फ्लिक्ट फ्री होगा। एनीवेज, दूसरी चीज है रिक्वायरमेंट, जो इस प्रोसेस का कलेक्ट रिक्वायरमेंट का आउटपुट है वो है रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। और जैसे अभी मैंने कहा कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि यार ये रिक्वायरमेंट कहाँ से आई थी, किसने ओरिजिनेट की थी, और ये मेरे प्रोजेक्ट स्कोप के में कहाँ फॉल करती है। ये चार्टर के अंदर कौन सी, चार्टर की कौन सी वाली क्लॉज को या ऑब्जेक्टिव को मीट कर रही है, या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के कौन से ऑब्जेक्टिव को के साथ ये रिलेटेड है, किस स्टेक होल्डर की तरफ से आई है। अच्छा, अगर ये रिक्वायरमेंट लेट से इस रिक्वायरमेंट को जो भी आई है बाद में मैं कहीं चेंज करता हूँ, इस रिक्वायरमेंट को निकालता हूँ, तो इसकी वजह से पीछे कौन कौन से डिलीवरेबल्स वो इफेक्ट होंगे, वगैरह वगैरह। सो ये हमारे पास रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स देखना और समझना इसके लिए बहुत जरूरी है, और इसको अपने पास लिखना भी बहुत जरूरी है। अब ये आपके सामने एक सैंपल रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको कल कहा कि कल ये थोड़ा सा बड़ी डिटेल में बल्कि बताया था कि यार 3 टाइप की रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स बन सकती है। ये भी हो सकता है कि हम एक ही टाइप की बनाएं और उसको फर्दर 2 पार्ट्स में फिर देख लें। पहले पर हम ये पढ़ते हैं कि ये 3 टाइप्स की कौन सी है। एक है रिवर्स ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, या एक ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स के अंदर मैं कहूं कि एक रिवर्स ट्रेसेबिलिटी होती है। रिवर्स ट्रेसेबिलिटी से मुराद क्या है? ये मेरे पास एक रिक्वायरमेंट है एंड आई वांट टू ट्रेस बैक, ये रिक्वायरमेंट ओरिजिनेट किसने की थी, कौन सा स्टेक होल्डर था, किस बैक पे ये कौन से वाले मेरे WBS एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है लेट्स से, या बैक पे ये कौन से प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव के साथ को ये मीट करती है, या
और कौन सा बिजनेस ऑब्जेक्टिव है उसके साथ ये लिंक्ड है। तो ये मैंने बैकवर्ड ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स की। दूसरा मेरी एक फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी होगी। फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी ये होती है कि आई वांट टू नो कि जी ये रिक्वायरमेंट मैं किस फीचर के थ्रू, किस फंक्शन के थ्रू, किस डिलीवरेबल के थ्रू मीट कर रहा हूँ, मैं क्या ऐसा काम कर रहा हूँ कि मेरी ये रिक्वायरमेंट मीट हो जाए। अब वो जो भी डिलीवरेबल है वो मैं देखूंगा। दूसरा, मैं उस रिक्वायरमेंट की ड्यूटी किसको असाइन कर रहा हूँ, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू कीप अ ट्रैक ऑफ दिस रिक्वायरमेंट, जो ये इंश्योर करेगा कि मेरी ये रिक्वायरमेंट मीट हो जाए। इसी तरह मैं ये भी देखना चाहूंगा कि यार मेरी इस रिक्वायरमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे अभी मैंने लास्ट कहा था, कि मेरा टेस्ट केस क्या होगा। टेस्ट केस से मुराद कि मैं कैसे ये चेक करूंगा कि मेरी ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई है, जिसको हमने कहा था एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी ये रिक्वायरमेंट वाकई मीट कर ली गई है। सो ये है फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी सॉरी। और मैं क्या करता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ये दोनों टाइप की ट्रेसेबिलिटी हो मेरी एक ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स में, जिसको आप बाई डायरेक्शनल ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स कहते हो। अच्छा, अब दैट मींस ये मेरी रिक्वायरमेंट शुरू में है, and these I shall be able to link these requirement with the project objective, with the business objective, और forward path में I should see कि यार ये किस डिलीवरेबल की शक्ल में ये रिक्वायरमेंट इमर्ज हो रही है और उसके टेस्ट केस क्या होंगे। इसका फायदा हमें ये होता है कि बाद में कोई चेंज रिक्वेस्ट आ जाती है, कोई रिक्वायरमेंट अगर मीट नहीं होती, तो हमें बिल्कुल क्लियर पता होता है कि यार अगर ये रिक्वायरमेंट मीट नहीं हुई तो मेरे कौन कौन से डिलीवरेबल इफेक्ट हो रहे हैं, मेरे कौन कौन से प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव मीट नहीं होंगे एंड सो ऑन। ठीक है, सो ये है जी हमारा ट्रेसेबिलिटी, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स का होना प्रोजेक्ट के लिए। एग्जाम के लिए आपके लिए जो समझना जरूरी है वो ये है कि आपको ये पता हो कि रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स क्या करती है। रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स रिक्वायरमेंट्स को लिंक करती है, और किसके साथ लिंक करती है, बैकवर्ड जाऊं तो ऑब्जेक्टिव के साथ, और या फिर ये रिक्वायरमेंट पीछे किसी और रिक्वायरमेंट की वजह से जनरेट होती है। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि एक रिक्वायरमेंट है, मैंने इसको रजिस्टर कराना है, तो उसकी वजह से कुछ रिक्वायरमेंट्स और जनरेट हो जाती हैं, तो वो बैकवर्ड किसी रिक्वायरमेंट के साथ मिल जाती है। या फिर हम ये देखते हैं कि यार वो आगे फॉरवर्ड पाथ पे किस तरह होती है। अब हर रिक्वायरमेंट को हम एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे देते हैं, उस रिक्वायरमेंट को हम किसी के जिम्मे लगा देते हैं, इसको आप कह सकते हो रिक्वायरमेंट ओनर। मैं कोई भी रिक्वायरमेंट ओनर या रिक्वायरमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल बंदा डाल दूंगा, और वो फिर मुझे बताएगा कि और ही और शी वुड बी रिस्पॉन्सिबल टू कीप अ ट्रैक ऑफ दैट रिक्वायरमेंट, और वो इंश्योर करेगा कोई रिक्वायरमेंट लाजमी मिले। इसका फायदा ये होता है, इसका फायदा ये होता है कि रिक्वायरमेंट आपकी दरमियान में गुम नहीं होती, और प्रोजेक्ट मैनेजर एक एक रिक्वायरमेंट के पीछे खुद नहीं भागता। रादर उसे रिपोर्ट करने के लिए, नीचे उसको हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जो हर कोई अपनी अपनी रिक्वायरमेंट का जिम्मेदार हो जाता है। ठीक है, सो दिस वे प्रोजेक्ट मैनेजर के पास एक लंबा चौड़ा वो बच जाता है, वो टाइम बच जाता है, एफर्ट बच जाती है। एक और बात वो ये कि सम टाइम्स, एंड बड़े प्रोजेक्ट्स में तो ऐसे ही है ऑल द टाइम्स ऑलमोस्ट, कि रिक्वायरमेंट्स इतनी ज्यादा होती हैं कि हम रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी के कितने कितने कॉलम बनाएंगे, आप उसके अंदर क्या कुछ लिखोगे, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भी रीडेबल नहीं रहती। तो ऐसे केसेस में हम सम टाइम, जैसे ये WPS का एलिमेंट है और इस तरह की बातें निकाल देते हैं, हम मोटी मोटी 4-5 चीजें रखेंगे, लेकिन वहां पे कोई नंबर या कोड ऐसा लगा देंगे कि अगर मुझे डिटेल में जाके देखना हो तो मैं वापस जाके देख सकूं। ठीक है, तो ये एक इजी टू रेफरेंस टूल बन जाता है इस केस में, जो मैंने सिनेरियो बताया कि हम उसको हाई लेवल पे अपनी क्लैरिटी के लिए, अपनी ईज के लिए ज्यादा डिटेल उसके अंदर नहीं डालते हैं। अच्छा, ये असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले मैंने आपको बात बता दी हुई है। ओके, सो विद दिस ये जो कलेक्ट रिक्वायरमेंट के दो बातें हमने कर ली हैं, उसके इनपुट्स क्या थे और आउटपुट पे हमें दो चीजें निकलती हैं, एक रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स और दूसरा रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन। एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप जो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हम कुछ चीज कर रहे हैं। बेसिकली अगर देखा जाए प्लानिंग का पार्ट, तो हमें जब तक रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं होगी उस वक्त तक हम फर्दर आगे कुछ भी नहीं कर सकते। नाउ लेट्स लेट्स हैव अ लुक ऑन कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स के जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं उनकी हम बात करते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये कि जो टूल्स एंड टेक्निक्स कलेक्ट रिक्वायरमेंट के इन जनरल होंगे वो क्या होंगे। मेरे पास कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स ऐसे होनी चाहिए, या कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स ऐसी होंगी जिनसे मैं डेटा गैदर करूंगा। जाहिर है मुझे रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी है, तो दैट मीन्स मुझे डेटा गैदर करना है। और आपको याद है कि हमने डेटा गैदर शुरू में कुछ पढ़ा था कि पिमबॉक गाइड ने क्या किया हुआ, या इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड ने क्या किया हुआ, कि अगर कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स एक ही पर्पस को सर्व करते हैं, लाइक
डाटा को ही गैदर करते हैं, तो उन सारों को इकट्ठा ग्रुप करके डाटा गैदरिंग टेक्निक्स कह दिया हुआ है। ठीक है, आपके ख्याल में डाटा गैदरिंग हम कैसे करेंगे? हम मे बी इंटरव्यूज करेंगे। ठीक है, लोगों को इंटरव्यू कर लिया, एक एक हम टर्म यूज करते हैं, फोकस ग्रुप के थ्रू करेंगे। अच्छा, उसके बाद और क्या होगा? हम कोई डाटा का एनालिसिस में भी करेंगे, वो डाटा एनालिसिस टेक्निक हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, फिर हमें कोई डिसीजन लेना है कि यार ये रिक्वायरमेंट्स तो सारी आ गई हैं, लेकिन कौन सी रिक्वायरमेंट हाई प्रायोरिटी है, कौन सी लो प्रायोरिटी है, किस रिक्वायरमेंट को रखना है, किस रिक्वायरमेंट को नहीं रखना, तो वहां पे डिसीजन मेकिंग टूल्स आ जाएंगे। अच्छा जी, आप इधर वो ब्रेनस्टॉर्म होता था, डिसीजन मेकिंग टूल्स आ गए, और दो डिसीजन मेकिंग टूल्स हमने उस दिन बड़ी डिटेल में पढ़े थे। एक था मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग और एक था वोटिंग। ठीक है, अच्छा, अब ये हो गया, अब मेरे पास जो रिक्वायरमेंट आ रही है तो मैं किसी बोर्ड पे उसको ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे एक मीटिंग के फॉर्म में बैठे हुए आप रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे हैं, तो व्हाइट बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ, या मैं उसको किसी प्रेजेंटेशन के फॉर्म में कर रहा हूँ, तो इसको हम कहेंगे ये डाटा रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स है। सो इस तरह आपने देखना है कि भाई ये डाटा गैदरिंग, डाटा रिप्रेजेंटेशन, डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स हैं तो सही, ये सारी हम बारी बारी पढ़ेंगे, लेकिन इन सब का पर्पज एक ही है कि किस तरह मैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर सकता हूँ। तो आपको जो समझ आएगी कॉमन सेंस से, वो वाली चीजें ही इसके अंदर होंगी, एंड विल सी कि वो क्या है। अच्छा, एक सॉरी, लेट्स स्टार्ट विद द ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब अगेन फॉर द एग्जाम पर्पस, जैसे मैंने कहा कि हम सारी टूल्स एंड टेक्निक्स को पढ़ेंगे जरूर, और जब फर्स्ट टाइम हम एक टूल्स एंड टेक्निक पढ़ रहे होंगे तो हम उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, और हम देखना ये चाहेंगे, और यही एग्जाम का फोकस भी होता है कि आप जनरली किन सिनेरियोज में ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। जनरली मतलब आपसे कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं पूछता, लेकिन आपको इन जनरल पता होना चाहिए कि यार ये इसका फायदे हैं करने के, तो वो सिनेरियो से आप खुद गेस कर लेते हो कि इस वक्त हमें ये टूल एंड टेक्निक करनी चाहिए, यूज करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेनस्टॉर्मिंग, सो अब मैं इन सबको एक्सप्लेन करूंगा, आपने इनको एक दफा दोबारा देख लेना है, और इससे वो परेशान नहीं होना कि यार इतनी लंबी लिस्ट है और ये कैसे याद होगी। याद नहीं करनी आपने, ये याद रखिएगा। कॉमन सेंस माइंड में जैसे हम पढ़े हैं, जिस तरह मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया, भाई मुझे इंफॉर्मेशन गैदर करनी है ना, तो मैं कैसे गैदर करूंगा? मैं किसी क्लर्क के साथ बैठ जाऊंगा और मैं देखूंगा वो कैसे काम कर रहा है, इसका नाम है जी जॉब शेड्यूल। अच्छा, हम एक सेशन के अंदर, मीटिंग के अंदर बैठेंगे, वहां पे सबको कहूंगा हाँ भाई आपके ख्याल में क्या क्या है, बोलिए, अपना अपना राय दीजिए। ओके जी, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी। ठीक है, सो है कॉमन सेंस यही, लेकिन उसके बारे में कि ब्रेनस्टॉर्मिंग कब करेंगे, लेट्स से मुझे डाटा या रिक्वायरमेंट गैदर करनी है फ्रॉम मल्टीपल यूजर्स, बहुत लंबे चौड़े यूजर्स हैं, थाउजेंड्स में स्कैटर्ड है, तो जाहिर है मैं फिर इंटरव्यू तो नहीं कर सकता, मैं फिर वहां पे वो क्वेश्चनर बांटूंगा, सर्वे करूंगा, को इस किस्म की रिक्वायरमेंट गैदर करने के लिए मेथड करूंगा, तो है ये भी डाटा गैदरिंग। बट ये किस सिनेरियो में यूज हो रही है? जब सिनेरियो आपको बताएगा जब आपके यूजर्स बहुत ज्यादा हैं, या जिनसे आपने इंफॉर्मेशन या डाटा गैदर करना है या रिक्वायरमेंट गैदर करनी है, वो बहुत ज्यादा नंबर पे और बहुत बड़े एरिया पे स्कैटर्ड है, तो वहां पे आप इंटरव्यू करोगे। अब मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, इंटरव्यू कर लो, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लो, या क्वेश्चनर और सर्वे वाला टेक्निक यूज कर लो, तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन एंड सर्वे करेंगे आप। ठीक है, सो इस तरह आपने कुछ लिंक्स अपने माइंड में रखने कि यार किस सिनेरियो में कौन सी टेक्निक यूज कर रहा हूँ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ब्रेनस्टॉर्मिंग। जनरली मैनेजमेंट साइंसेज के आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में ये सुना होगा। मैनेजमेंट साइंसेज में मैंने भी यही पढ़ा था कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर लोगों को सिर्फ ये कहते हैं कि वो अपने आइडियाज दें, दैट्स इट। उन आइडियाज के बारे में हम कोई डिसीजन नहीं लेते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम ये पढ़ते हैं, जो मैनेजमेंट साइंसेज है उसमें हम पढ़ते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आपने याद रखना है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग में सिर्फ आइडिया जनरेशन नहीं है, बल्कि ब्रेनस्टॉर्मिंग के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में आइडिया जनरेशन है, उस वक्त जिस बंदे के माइंड में जो आइडिया आ रहा है वो बोल देगा, उसमें आप किसी को क्रिटिसाइज नहीं करोगे कि हाउ स्टूपिड यू आर टॉकिंग अबाउट, और टॉकिंग इन दिस अबाउट दिस रिक्वायरमेंट, या ये यार कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल अजीब सी बात है, वगैरह वगैरह। आप किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते हो, आप सारी रिक्वायरमेंट्स गैदर कर लेते हो। अब देखिए एक मीटिंग है, उस मीटिंग के अंदर लोग बोल ही चले जा रहे हैं और रिक्वायरमेंट्स हर कोई अपनी अपनी दे रहा है, तो आपके ख्याल में ये तो बिल्कुल वो एक मछली मंडी वो बन जाएगा ना। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे एक मॉडरेटर का होना जरूरी है जो इस पूरे सेशन को कंडक्ट करेगा। ठीक है, मॉडरेटर इस पूरे सेशन को कंट्रोल करेगा। वो लोग, अगर इस साहब ने कोई रिक्वायरमेंट की है या इस मोहतरमा ने कोई रिक्वायरमेंट निकाली है, तो आप
वो उसको लीड देगा, अच्छा यार फर्दर इसमें सोचें, ओ यस आपने ये पहली क्वालिटी की रिक्वायरमेंट अभी आई है, अच्छा जो जो रिक्वायरमेंट आ रहे हैं वो बोर्ड पे कोई लिख रहा होगा या किसी जगह कोई नोट डाउन कर रहा होगा। सो दे हैज टू बी समवन जिसको आप कह लो वो फैसिलिटेटर के तौर पे एक्ट करता है या वो इस सेशन का मॉडरेटर होता है। जब ये सारी मतलब अब हम डाटा गैदरिंग इस वक्त कर रहे हैं, तो सारी रिक्वायरमेंट्स जब आ जाएंगी तो फिर हम उन रिक्वायरमेंट्स पे डिस्कशन करेंगे और हम देखेंगे कि यार कौन सी रिक्वायरमेंट्स हम रखनी है और कौन सी ड्रॉप करनी है। और इसके बारे में ऑब्वियसली इसी सेशन के अंदर मैं आखिर पे में भी वोटिंग करवा लूँ, इसी सेशन के अंदर में भी मैं आखिर पे डिसीजन मेकिंग, वो जो डिसीजन मेकिंग की टेक्निक्स है वो यूज कर रहा हूँ। सो बैक वक्त मैं मीटिंग भी कर रहा हूँ, इफ यू सी मैं बैक वक्त मीटिंग भी कर रहा हूँ, मैं उसके अंदर फैसिलिटेटर भी एक फैसिलिटेशन भी कर रहा हूँ एंड एट द सेम टाइम मैं उसके अंदर वोटिंग भी कर रहा हूँ और बेसिकली यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग भी हो रही है। तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का एक सेशन है जिसमें मैं दूसरी टूल्स एंड